नमस्कार, न्यूज एनसीआर के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 22वें एपिसोड में आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। विकास कुमार जी हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के सेक्रेटरी, और असिस्टेंट सेक्रेटरी अपना विजेंद्र सौरभ जी। तो आज दोनों मेहमानों से हम कि रेड क्रॉस, आप सभी जानते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत अहम योगदान इस महामारी के दौरान रहा है, चाहे वो 2020 में हो या अब की बार जो ये महामारी ने जो विकराल रूप लिया है, इसमें हमेशा से रेड क्रॉस सोसाइटी का चाहे वो ब्लड को लेकर हो, चाहे वो प्लाज्मा को लेकर हो, चाहे वो राशन गरीबों तक पहुंचाने का हो, हर मुद्दे पर, हर चीज में ये अव्वल दर्जे में रहते हैं और हमेशा लोगों की मदद करते हैं। तो विकास जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम रोजाना शाम को 4 बजे इसी तरह से रोजाना हम लाइव करते हैं जी। और फरीदाबाद के विकास में जिनका सबसे ज्यादा अहम योगदान है और लोगों की जो मदद कर रहे हैं, हम उनको अपने दर्शकों से रूबरू कराते हैं जी। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि अभी की फिलहाल की परिस्थिति कैसी है और आपके रेड क्रॉस की तरफ से अभी क्या काम हो रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ एनसीआर के श्रोताओं को रेड क्रॉस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा और रेड क्रॉस के द्वारा न्यूज़ एनसीआर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोगों के अंदर अवेयरनेस का इतना बढ़िया कार्य कर रही हैं। कोविड-19 का जो ये सेकंड लहर आई है, इसमें रेड क्रॉस पूरी की पूरी तरह सजग रही, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स को लेके है, चाहे वो प्लाज्मा को लेके है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके है, चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लेके है, या मास्क सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन और खाना डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। तो सभी क्षेत्रों के अंदर रेड क्रॉस जो है वो पूरी सजगता से अपना कार्य कर रही है और रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। सर, ब्लड को लेकर पहले तो प्लाज्मा की काफ़ी मारामारी थी और प्लाज्मा, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया था कि भाई प्लाज्मा जितना डोनेट करो, क्योंकि मरीजों को उसकी आवश्यकता थी। फिर उसके बाद उसको रूल आउट कर दिया गया। तो ब्लड की तो हमेशा से, चाहे महामारी रही हो या ना रही हो, उसकी तो हमेशा से जरूरत रहती है। तो उस पर ब्लड पर क्या काम चल रहा है अभी? देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने प्लाज्मा के ऊपर रेड क्रॉस ने बहुत गहरे तरीके से काम किया और हमारे प्लाज्मा के जो हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री विमल खंडेलवाल जी, वो हमारे लाइफ मेंबर भी हैं और एक बहुत अच्छे समाज सेवक भी हैं। उन्होंने रेड क्रॉस के साथ मिलके लोगों को फ़ोन कॉल्स के जरिए मोटिवेट किया और लगभग 300 से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेशंस जो हैं इस सेकंड लहर में करवाई और काफ़ी लोगों की जान बचाई। इसके अलावा ब्लड डोनेशन के ऊपर भी रेड क्रॉस जो है हमारे जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको मोटिवेट करके छोटे छोटे से ब्लड डोनेशन कैंप्स जो है वो लगातार करवा रही हैं। और इस समय आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी ब्लड बैंक के अंदर ब्लड की किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ, एक बार हमें दिक्कत जरूर आई थी क्योंकि वैक्सीनेशन से हमने काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या को फरीदाबाद की कवर कर चुके थे और ऊपर से लॉकडाउन भी लगा हुआ था। तो स्टार्टिंग फेज के अंदर हमें कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में हमने इसके ऊपर भी अपनी मेहनत से काबू पाया और छोटे छोटे से ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा के ब्लड बैंकों के अंदर ब्लड जो है मुहैया कराया। हरियाणा सरकार की तरफ से रेड क्रॉस को, जिला प्रशासन और रेड क्रॉस को एक जिम्मेदारी दी गई कि भी जो ऑक्सीजन की किल्लत उस समय चल रही थी जी, रेड क्रॉस ने यहाँ की लोकल एनजीओज को भी अपने साथ में लिया और लोगों तक के घरों तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किया था। तो सौरभ साहब, उस पर वो किस तरह से आपकी चली मुहिम और क्या अभी भी उस पर काम हो रहा है? हाँ, जैसा कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जी, जो ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई थी, मारामारी हुई थी, उस पीक आवर्स में हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेड क्रॉस को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो भी जरूरतमंद को घर पर ही ऑक्सीजन का सिलेंडर मुहैया करवाएं। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया जिस पर जो भी जरूरतमंद है भाई अपना अप्लाई करें और वो पोर्टल के द्वारा हमारे उस पर आ जाता था। उसको फिर हम एक्सेप्ट करके और जो कंसर्न आदमी है उसको बहुत ही ज़रूरत थी, बहुत ही जल्दी थी, तो भाई नज़दीक है अगर गैस एजेंसी तो वो वहाँ से पिक कर लेते और नहीं तो हमने घर घर पे उनको पहुँचाया और बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो है इसका तो अभी की मिला। क्या स्थिति है? मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जिस समय गैस ऑक्सीजन सिलेंडर्स की
नोडल एजेंसी रेड क्रॉस को बनाया गया था, तो हमारे माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा एक मीटिंग कॉल की गई थी और मीटिंग कॉल करने के दौरान रेड क्रॉस को दिशा निर्देश दिए गए कि आपने लोगों के घर घर तक सिलेंडर जो है वो मुहैया कराने हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुए थे। तो अपराजिता एसडीएम मैडम को पूरे के पूरे कार्य का नोडल ऑफिसर बनाया गया और रेड क्रॉस को कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बनाया गया। रेड क्रॉस के द्वारा काफ़ी सारी एनजीओज़ की मीटिंग्स इमिडिएटली कॉल की गई। हमने लगभग एक दिन के अंदर 10 से 12 एनजीओज़ के साथ 10 से 12 मीटिंग्स की, जिसमें सैकड़ों एनजीओज़ ने पार्टिसिपेट किया और लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आपके आसपास जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनके घरों के अंदर यदि कुछ सिलेंडर बचे हुए हैं तो उन सिलेंडर्स को लेके रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर जमा कराएं, ताकि हम लोगों के घर तक सिलेंडर रिफिल करा के होम डिलीवरीज करवा सकें। तो एनजीओज़ ने हमारा पूरा साथ दिया। हमारे साथ लगभग 70 एनजीओज़ जो थी उन्होंने एनरोल किया और 70 एनजीओज़ के साथ मिलकर हमने लोगों के घर घर तक सिलेंडर की डिलीवरियां पहुंचाने का बहुत अच्छा कार्य किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसके बाद ये भी कहा गया कि हम ये डिलीवरी जो है 2 घंटे के अंदर अंदर लोगों तक मुहैया कराएंगे। तो जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी जो है 2 घंटे के अंदर अंदर लोगों को सिलेंडर मुहैया कराने के अंदर पिछले 15 से 16 दिनों से लगातार कामयाब हो रही है और हमारी रिपोर्ट जो है ऊपर भी अव्वल है। हम ये समझते हैं कि फरीदाबाद के लोग, फरीदाबाद की जनता, फरीदाबाद के स्वयंसेवी संगठन सबने मिलकर एक टीम वर्क की तरह कार्य किया और जन जन तक हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा के बहुत सारे लोगों की जान बचाई। धन्यवाद। विकास जी, विजेंद्र जी, मैं एक सवाल आपसे एक आम जनता के हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ ताकि दर्शक आसान भाषा में आपके कार्यों को समझ पाएं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करके ये बताएं कि आपके पैनल में, रेड क्रॉस के पैनल में एक्चुअल में काम क्या क्या आते हैं, आप किन किन चीज़ों पे आपका फोकस रहता है। देखो, रेड क्रॉस वैसे तो जो भी मानवता से संबंधी सारे कार्य करती हैं जिनसे मानव कल्याण हो, और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। चाहे वो किसी भी तरह की जरूरत हो, रक्त की है या आपदा के समय उसको सहायता की जरूरत है, और भी विभिन्न प्रकार की बहुत सारी, मतलब कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, किसी भी तरह की हम जरूरत के लिए रेड क्रॉस कार्य करती है। तो इनमें से मुख्य हमारे कुछ प्रोजेक्ट भी चले हुए हैं जो कि हमारे जैसे फैमिली काउंसलिंग है, जिसमें पारिवारिक हमारे जो झगड़े हैं उनका निपटारा किया जाता है। अच्छा। हाँ, तो जिनका भी पारिवारिक आपसी कोई विवाद है तो हमारे फैमिली काउंसलिंग सेंटर में आते हैं, उनकी बाकायदा काउंसलिंग होती है, उसके बाद उनके मसले सुलझ जाते हैं। उसके बाद टीबी पेशेंट्स के लिए एक प्रोजेक्ट है। अच्छा। जिसमें हमें लगभग 100 टीबी पेशेंट्स का टारगेट दिया हुआ है। उनका न्यूट्रिशन है, उनको अवेयर करना है, उनको दवाई के लिए प्रेरित करना है। तो वो प्रोजेक्ट हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों की केयर की जाती है उसमें और काफ़ी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे और भी जैसे ड्रग एडिक्शन सेंटर है, जहाँ पर कोई भी नशा युक्त व्यक्ति जिसको नशा छोड़ने की इच्छा होती है तो वहाँ आता है। हमारे जो डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, वो प्रॉपर उसकी केयर करते हैं, उसको यदि ज़रूरत होती है तो एडमिट करते हैं। तो जैसे नशा मुक्ति की आपने बात कीजिए, जो आपके नशा मुक्ति केंद्र जो पहले से संचालित है, उसमें अगर कोई एडमिशन होता है और वो ठीक होके चला जाता है तो वापस से आप उनको फिर से कोऑर्डिनेट करते हैं, देखते हैं कि भाई वो अभी ठीक है या फिर से दोबारा से ही नशे की लत में आ गया है कुछ। हाँ प्रताप जी, जैसे कि जो भी पेशेंट है और नशा छोड़ने के लिए तो उसको हम उसके कंडीशन के अनुसार 10 दिन, 15 दिन या महीने जैसे भी ज़रूरत है अपने सेंटर में भर्ती करते हैं। वहाँ से फ्री इलाज किया जाता है, खाना पीना भी मुफ्त में दिया जाता है। और उसके बाद जब वो ठीक है भाई, प्रॉपर मेंटली रूप से वो परिपक्व हो चुका है, नशा को छोड़ेगा, तो उसको छुट्टी कर देते हैं। उसके बाद भी हमारे जो काउंसलर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो लगातार फ़ोन पे उनके संपर्क में रहते हैं ताकि वो मेंटली रूप से इसके लिए बूस्टअप हो रहे। तो प्रॉपर उनकी केयर की जाती है। यदि उनको फिर भी दिक्कत होती है, उनको फिर बुला के उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो इसका एक बहुत अच्छा समाज में रिजल्ट जा रहा है, काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। अच्छा जी। तो अभी आपके केंद्र में कितने पेशेंट्स हैं इसको लेकर नशा मुक्ति के? ये हमारा जो है 15 बेड का नशा मुक्ति केंद्र है और लगभग इसमें 12 या 15 लगभग होते हैं। लेकिन फिलहाल
जैसा कि पीछे हमने उसमें कोविड कोविड केयर सेंटर स्टार्ट किया था, तो हमने सभी पेशेंट्स को छुट्टी दी थी। अब दोबारा से भर्ती करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। जी। जो आप वॉलेंटियर्स जो आपके होते हैं वो आप, हम तो ये देखते हैं कि भाई आप 3 लोग होते हैं अपने रेड क्रॉस में जिसको आप देख रहे हैं, और हमेशा ही फ्रंट लाइन में आप लोग ही खड़े होते हैं। तो वॉलेंटियर्स किस तरह से आपके साथ जुड़ते हैं? देखिए, जो रेड क्रॉस में भी वॉलेंटियर बनना चाहिए, देखिए वॉलेंटियर्स स्वेच्छा से हमारे साथ जुड़ते हैं। इसमें हमारे साथ यूथ रेड क्रॉस कॉलेज के जो बच्चे होते हैं जो कि कॉलेजेस के अंदर यूथ रेड क्रॉस ज्वाइन करते हैं, वो एज ए वॉलेंटियर्स हमारे साथ काम करते हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो एज ए वॉलेंटियर्स हमारे साथ काम करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मानव सेवा के लिए अपने कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, वो हमारे साथ आके जुड़ते हैं, हमारे लाइफ मेंबर बनते हैं और हमारे साथ एज ए वॉलंटियर काम करना शुरू कर देते हैं। तो लगभग 300 के करीब हमारे पास इस समय रजिस्टर्ड जो है वॉलंटियर्स हैं, जो डे टू डे इमरजेंसी के समय हमारे काम आते हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करते हैं। देखिए, शहर में तो वैसे भी लोग अब काफी जागरूक होने लगे हैं, और है भी, जो पढ़ी लिखी जेंट्री है वो इन सब चीजों को, कोरोना की इन चीजों को समझती है अच्छे से, मास्क, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा गांव की तरफ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो उस पर भी रेड क्रॉस कुछ काम कर रहा है? हाँ जी, उसके ऊपर काम, जैसे जैसे कोविड जो है अपने पैर गांव की तरफ पसार रहा है, हम लोगों की अवेयरनेस कैंपिंग भी गांव की तरफ काफ़ी बढ़ गई है। हमारे जो टीम्स हैं, नुक्कड़ नाटक के जरिए, अवेयरनेस कैंप्स के जरिए हम लोग गांव के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जा रहा है, लोगों को मास्क का प्रयोग करने के बारे में बताया जा रहा है, और लोगों को मास्क दिए भी जा रहे हैं, फ्री बांटे भी जा रहे हैं। और जिस क्षेत्र के अंदर खाने की हमें कमी दिखाई देती है, वहाँ पे हम फूड पैकेट्स भी बंटवा रहे हैं। और अब इसी कड़ी के अंदर हम कल एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमने पता किया कि ट्यूबरकुलोसिस के कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि घरों के अंदर पिछले दो महीने से हैं और उनके पास कोई काम धंधा ना होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो कल हम सुबह 10 बजे राजस्थान भवन के अंदर 100 लोगों को डाइट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम भी हमने रखा है, और इसके साथ ही उसके 2-3 दिन बाद और 100 लोगों को हम जो 1 महीने की खाद्य सामग्री जो है वो उनको हम मुहैया कराएंगे, ताकि वो लोग प्रॉपर अपनी डाइट लेके दवाई खा सकें। जी जी। तो रेड क्रॉस कुछ पुलिसकर्मियों के लिए भी आपने सोचा कि पुलिसकर्मियों जो वो भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है कि उनकी रहती है, तो उनके लिए भी आपके प्लान में कुछ है? उसके लिए बेसिकली हम लोग जो है, एक तो जब ये कोविड शुरू हुआ था तो फ्रंट लाइन में पुलिस थी जो सड़कों पे खड़े होकर लोगों को अवेयर भी कर रही थी, उनके चलान भी कर रही थी। उन लोगों को हम लोगों ने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करवाए थे, सैनिटाइजर की बोतलें डिस्ट्रीब्यूशन करवाई थी, और अभी फ़िलहाल हमारे पास एक इंडस्ट्री ने जूस की बोतलें जो है वो उपलब्ध कराई थी। तो हमारी जो गाड़ी डेली जाती है और पुलिस कर्मियों को जूस की बोतलें दे के, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो उनको ठंडा जूस जो है वो भी हम दे रहे हैं, ताकि जो सहायता रेड क्रॉस पुलिसकर्मियों की कर सके वो हम कर रहे हैं। और जो खाना डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है, जो पिछली बार भी आपका बहुत अच्छा चला था, जिसमें सूखा राशन भी दिया था और पका हुआ खाना भी लोगों तक पहुंचाया था, क्या अभी भी लगता है कि लोगों को जरूरत है और उसके उस पर काम हो रहा है? देखिए, अब उतनी ज़रूरत नहीं है खाने की, लेकिन फिर भी जब 1 महीने से पूरा का पूरा जिला बंद हो और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, तो कुछ लोग आइडेंटिफाई किए थे कुछ स्लम एरिया के अंदर, तो वहाँ पे हम एनजीओ के माध्यम से खाना रोड ले जाके और वहाँ पे बंटवा के आते हैं। सौरभ साहब, इस कोविड में बहुत से लोगों के परिवार चले गए, किसी के माता पिता चले गए, किसी के भाई बहन चले गए, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, तो बहुत लॉस जो है वो आम आदमी को हुआ है, आर्थिक तौर पे भी, वैसे भी। तो जो बच्चे, मान लीजिए बच्चों को लेते हैं, तो अगर जो बच्चे अनाथ हो गए, तो क्या आपने एक कोशिश की है कि इन लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, या एक आपको ऐसी टीम बनाई जो ऐसे लोगों को जाके देखे, ढूंढे कि फरीदाबाद में ऐसे कौन कौन लोग हैं, ताकि उन तक कोई मदद पहुंच सके? प्रताप जी, अभी मैं कुछ दिन पहले ही अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य पढ़ रहा था, जल्दी उन लोगों को सरकार गोद लेगी, रेगुलेट किया जाएगा। तो इसमें जल्दी अभी हमें भी निर्देश प्राप्त होने वाले हैं, तो हम भी एक टीम बनाकर बाल कल्याण जो हमारा काउंसिल है उसके साथ मिलकर हम इस पे काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी लोगों को रेगुलेट करने के लिए हरियाणा सरकार के पहल के अनुसार अच्छा काम किया जाएगा। डीसी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू
मेरे संज्ञान में कुछ केसेस आए थे, तो उन लोगों को हमने बाकायदा शेल्टर जो है वो मुहैया कराए हैं, खाने पीने की सामग्री मुहैया कराई है, दवाई और कपड़े भी मुहैया कराए हैं। तो हमारे संज्ञान में जैसे जैसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, हम उनके लिए वर्क करना शुरू कर चुका है, और जैसे जैसे और सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होती जाएंगे, हम इसको उसी प्रकार से आगे बढ़ते चले देखिए, जाएंगे। आपने कहा कि मानव सेवा में जो भी काम हमसे बन पड़ता है, रेड क्रॉस से बन पड़ता है, वो करते हैं आप लोग। इस कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे जो 4th क्लास के लोग थे वो बेरोजगार हुए हैं, उनकी नौकरियां चली गई, जिनके छोटे मोटे काम धंधे थे वो भी चले गए। क्या इस चीज़ को लेकर भी रेड क्रॉस कुछ काम करेगा? जिनके रोजगार चले गए ऐसे लोगों को भी आप देखिए रेड क्रॉस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और लोगों को मानसिक काउंसलिंग करके वो हीलअप कर सकता है। इतना बड़ा रिसोर्स लोगों को जॉब का, उनके फूड का, उनके मेडिसिन्स का, ये जब तक सरकार इसके अंदर अपने हस्तक्षेप ना करे ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन प्लानिंग तो आप लोगों को ही करनी पड़ेगी ना। अगर आप प्लानिंग करेंगे, आप जिला प्रशासन से बात करेंगे, हरियाणा सरकार से बात करेंगे, तो लोगों तक वही तो ये वाली सारी की सारी चीजें सरकार के संज्ञान में है, हमारे भी संज्ञान के अंदर है। एक बार ये कोविड का अब जो सिनेरियो है थोड़ा कम हो रहा है, और हम अपने जो हमारी ड्यूटीज लगी हुई थी उससे हम बाहर आ रहे हैं। तो अब जो लोगों के मानसिक संतुलन है, या लोगों की नौकरियों से संबंधित है, या लोगों की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, और जो बेस्ट टू बेस्ट होगा उसके अंदर किया जाएगा। देखिए, ब्लड पे, प्लाज्मा पे आप लोगों ने बहुत काम किया है, और कई वर्षों से आप लोग करते भी आ रहे हैं। अभी फिलहाल की डेट में वैक्सीन की हर किसी व्यक्ति को जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन लगेगी तो ही इस कोरोना से जीत पाएंगे जी। थर्ड वेव का सुनने में आ रहा है कि भाई थर्ड वेव भी आने वाली है, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? दूसरा, वैक्सीन को लेकर अभी आप लोगों का क्या काम चल रहा है? कोई आप खुद भी आप लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं कोई कैंप वगैरह? देखिए, जिला फरीदाबाद के अंदर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के द्वारा लगभग 60 से ऊपर कैंप्स जो हैं हम लोगों ने एनजीओस की मदद से लगवाए, और उसमें हजारों लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो हमारे माध्यम से करवाएगी। इस समय जिला फरीदाबाद में वैक्सीन की कमी चल रही है, लेकिन जैसे हमारा स्वास्थ्य विभाग से बात हो रही है कि कुछ समय के अंदर ये कमी जो है वो दूर हो जाएगी। तो जैसे ही वैक्सीनेशन आती है, उपलब्ध होती है, हम उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बल्कि हमारी यही कोशिश है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इस दायरे में आता हो वो अछूता ना रहे, और उसको वैक्सीनेशन जरूर हो। दर्शकों से, हमारे दर्शकों से कोई आप अपील करना चाहते हैं, या आपसे वो लोग किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप मिल सकते हैं? सवाल है जी। एक हमारे व्यूअर है पूनम सिंह सेनवार, वो पूछ रही हैं कि गांव में कोरोना के ऊपर फोकस की जो आवश्यकता है वो किस तरह पूरी की जाएगी, किस तरह से उनको अवेयर किया जा रहा है, और क्या गांव के स्तर पे कोई ऐसी एनजीओ है जिसके साथ रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपने हाथ मिलाए हैं ताकि वो बेहतर ढंग से गांव को कवर कर पाए? नहीं, गांव के अंदर हमारे एनजीओ है युवा सेवा संगठन, वो ऑलरेडी रेड क्रॉस के साथ मिलकर इसके ऊपर काम कर रहा है। और हमारे एक अभिषेक देशवाल जी हैं जो कि एक संभारिया फाउंडेशन और सोनू नवचेतना संभारिया फाउंडेशन और सोनू नवचेतना फाउंडेशन की तरफ से इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क चल रहा है। हम लोगों ने अपना एक कोरोना रथ भी बनाया है जिसके ऊपर कोरोना से संबंधित सारी जानकारियां उस रथ के ऊपर हम लोगों ने पेस्ट करी हैं, और वो रथ जो है वो जगह जगह जा रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है। उसके ऊपर हम लोगों ने लाउड स्पीकर भी लगाए हैं जिसमें कोरोना से संबंधित सारी की सारी जानकारी लाउड स्पीकर के द्वारा भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के जरिए भी हम लोग ये वाला कार्य कर रहे हैं। तो जल्दी ही हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों को हम कवर करके और लोगों को अवेयर करें। एक सवाल और है, फरीदाबाद भवन निर्माण यानी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन क्षेत्रों में लगे हुए जितने भी लोग हैं, लेबर क्लास है, उनके आश्रितों के लिए क्या योजना है? क्योंकि अब पलायन तो हो नहीं रहा, तो उनके लिए कोई और योजना है रेड क्रॉस की उनको मदद देने की? देखिए, रेड क्रॉस के द्वारा हमेशा सभी के लिए द्वार जो है खुले रहते हैं। यदि हमारे संज्ञान में कोई ऐसी जगह आती है जहाँ पे लोगों को फूड और पानी या मेडिसिन की ज़रूरत हो तो वो हम ज़रूर मुहैया कराते हैं। इसके अलावा सरकार जो है, जो एंटरप्राइजेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मालिकों से बात कर रही है।
और यदि उनके अंडर काम करने वाले कर्मी किसी भी प्रकार से दुखी हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने कर्मियों का जो दुख है वो दूर करें, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे हो, चाहे वो फिजिकल तौर पे हो या फिर मेंटल तौर पे हो। और यदि इसके अंदर कोई कोताही बरती जाएगी तो सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी, और यदि हमारे संज्ञान में कोई भी इस प्रकार की चीज़ आती है तो हम उसकी मदद के लिए तुरंत पहल करेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से जिनके जो सवाल थे वो उनके जवाब आपने दे दिए हैं। सर, इस महामारी तो खैर चल ही रही है और अभी इसका कोई पता नहीं है कि अंत इसका कब तक होगा कब तक नहीं होगा, क्योंकि फिर से थर्ड वेव की बातें चल रही हैं। इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? जो थर्ड वेव आने वाली है उसको लेकर आप कितने अवेयर हैं और क्या क्या आपकी योजनाएं हैं आगे के भविष्य के लिए, ताकि उन सब चीज़ों से पहले ही निपटा जा सके? देखिए, हमारी पूरी की पूरी टीम जो है अपनी कमर कस के बैठी हुई है। हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आपदा से हम गुजरे हैं वो दोबारा हमारे प्रदेश में और पूरी की पूरी पृथ्वी पर ना आए। हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी विजेंद्र सरोज जी काफ़ी इसके अंदर एक्टिव रहते हैं। हमारे साथी विमल खंडेलवाल जी भी पूरे के पूरे एक्टिव तौर के ऊपर हमारे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं, हमारे बहुत सारे पैटर्न्स हैं और वाइस पैटर्न्स हैं, वो भी हमेशा मेहनत साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारे द्वारा पूरी की पूरी तैयारी है। और इसके अलावा आज ही हम डिस्कस कर रहे थे और हमें ये पता चला कि थर्ड वेव के अंदर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट छोटे बच्चों को आने वाला है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे बच्चों के लिए जो ऑक्सीजन मास्क हैं वो परचेज करके हम ऑलरेडी अपने पास मुहैया करा लें, ताकि उस समय जो है बच्चों को किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन लेने के अंदर दिक्कत ना हो। और इसके अलावा जो भी सरकार हमारी ड्यूटी लगाएगी, हमारे जितने भी वॉलंटियर्स, हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सारे हमारे साथ मिलकर तैयार हैं और हम लोगों ने अपनी कमर कसी हुई है। रेड क्रॉस के पास अपनी भी एम्बुलेंस की सुविधा है, तो जिस तरह से लोगों को एम्बुलेंस और इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ी, लोगों ने अपने निजी वाहन को भी एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया था, तो क्या आपकी सेवा भी इस तरह से जारी है? देखिए, हमारे पास 3 एम्बुलेंसेस हैं। 3 एम्बुलेंसेस को हम हर एक लोगों की मदद के लिए, और कई पिछली बार जो थी वो कोरोना पेशेंट्स की टेस्टिंग के लिए, सीनियर सिटीजन की टेस्टिंग के लिए, अनाथ बच्चों की टेस्टिंग के लिए हमारी एम्बुलेंसेस जो है वो काम कर रही थी। इस बार जो है वो एम्बुलेंसेस जो है कई बार जो है जो खाद्य सामग्री है उनको भी कोरोना केयर सेंटर्स तक पहुंचाने के अंदर हमारी एम्बुलेंसेस ने काम किया है। इसके अलावा यदि किसी मरीज को यहाँ किसी भी उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था, उसके लिए भी हमारी एम्बुलेंस जो है वो सक्रिय रही। तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी जो डोर टू डोर डिलीवरी हमने की है उसके अंदर भी हमारी एम्बुलेंसेस ने काम किया। तो हमारे पास जो एम्बुलेंस सर्विसेज है हम उनका पूरा उपयोग कर रहे हैं और जन जन तक उनका लाभ पहुंचा रहे हैं। सौरभ साहब, जो 14 सेक्टर में आपका नशा मुक्ति केंद्र में जो कोविड केयर सेंटर चल रहा है, एक तो वो क्या इसके अलावा भी आपका कोई और भी कोविड केयर सेंटर रेड क्रॉस के द्वारा संचालित है अभी, और यहाँ पर अभी जो मरीज हैं उनको किस तरह की सुविधाएं आप दे रहे हैं? प्रताप जी, बस हमारा जो एक कोविड केयर सेंटर ही चला था, जो हमारे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी नेशनल हेडक्वार्टर और हमारी जो राज्य शाखा है रेड क्रॉस की चंडीगढ़ में, उसके माध्यम से हमें 40 कंसंट्रेटर प्राप्त हुए थे, जिनका हमने उपयोग इस कोविड केयर सेंटर में किया था। क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी, शुरू में कुछ केसेस आए थे, उसके बाद भगवान की दया से केसेस कम होते चले गए। तो अब ये सेंटर हमने अभी हमने पिछले 3-4 दिन से इस सेंटर को क्लोज कर दिया है, क्योंकि भगवान जरूरत ही नहीं पड़ी। हम तो कहे किसी भी पेशेंट को कोविड केयर सेंटर की जरूरत ना पड़े, तो फिलहाल नहीं है, हमने उसको क्लोज कर दिया, नशा मुक्ति केंद्र को पुनः प्रारंभ कर दिया। मैं एक इसमें एडिशन करना चाहूँगा कि अभी क्लोज नहीं करके स्टैंड बाय कर रहा है। अच्छा, हाँ, स्टैंड बाय है। अगर हमारे को मरीज आने शुरू हो जाते हैं तो हम उसको एकदम एक्टिव कर देंगे। सेटअप बरकरार है, हमने रखा है, स्टैंड बाय कर रखा है, पूरा का पूरा सेटअप बरकरार है। पर यह बहुत अच्छी बात है कि अभी एक भी पेशेंट उस सेंटर में नहीं है। तो बहुत सारी बातें आप इसके साथ में हमने शेयर की, और लोगों के अगर कुछ सवाल हैं तो एकता जी बताइए। एक सवाल है, जो फैमिली काउंसलिंग सर्विस है रेड क्रॉस की प्रोजेक्ट जो है, जितने परिवार कोरोना से अफेक्ट हुए हैं, क्या उनकी भी काउंसलिंग का कोई ऐसा कोई प्रावधान है कि
उनको किसी हेल्प या काउंसलिंग की जरूरत है तो क्या वो सपोर्ट भी रहता जी है? बिल्कुल बिल्कुल। हमने गुड़गांव की एक कंपनी है स्पिरिट, उसके द्वारा उसके साथ अपना एमओयू जो है वो किया है, और उस कंपनी को हम जितने भी हमारे कोरोना पॉजिटिव केसेस होते हैं उसका डाटा भेजते हैं। उस डाटा के बेसिस के ऊपर वो उस इफेक्टेड कोरोना पॉजिटिव मरीज से कांटेक्ट करते हैं और उनको मेडिसिन के बारे में सचेत किया जाता है, कौन सी मेडिसिन ले, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनकी डे टू डे की काउंसलिंग के साथ साथ उनकी क्या मेडिसिन चल रही है, उसमें कुछ अगर चेंजेस करना है तो वो भी काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा वो मेंटली काउंसलिंग भी उनकी की जाती है। तो ये जो है हमारा डाटा जो है लगातार हम स्पिरिट कंपनी को हम पहुंचाते हैं, और वो डेली बेसिस के ऊपर लोगों की काउंसलिंग करके हमें रिपोर्ट सबमिट कराती है। थैंक यू। ठीक है, कोई एक लास्ट आप अपील दर्शकों से और फरीदाबाद की जनता से अगर आप करना चाहें? मैं फरीदाबाद की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जो सिनेरियो आप पिछले साल से देख रहे हैं ये हमारी ही लापरवाहियों के नतीजे हैं, क्योंकि हम लोग जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसका पालन नहीं करते हैं। यदि हम सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना शुरू कर दें तो ये लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारे काम धंधों पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि हमें 3 छोटी छोटी सी चीज़ें ही करनी है। एक तो मास्क का प्रयोग जो है बाहर निकलते ही आपने ज़रूर करना है। दूसरा, अपने साथ एक छोटी सी बोतल सैनिटाइज़र की रखिए। और तीसरा, लोगों से 2 गज की दूरी जरूर मेंटेन करके रखिए। खुद भी बचिए और सभी लोगों को भी बचाइए। धन्यवाद। तो आपने सुना विकास जी को और विजेंद्र सौरभ जी को, काफ़ी सारी ज़रूरी बातें उन्होंने आपके साथ और हमारे साथ में शेयर की। कोशिश कीजिए कि जैसा विकास जी ने कहा है कि मास्क और सैनिटाइजर और इन सब चीज़ों का प्रयोग कीजिए, कोरोना नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि थर्ड वेव आने को है। तो कोशिश कीजिए कि हम ही अपने आप को हम संभल जाएं और कोरोना के सभी नियमों का पालन करें, ताकि उस थर्ड वेव अगर वो आए तो वो इतनी ज़्यादा महामारी के रूप में ना उभरे, इतनी ज़्यादा विकराल रूप में ना आए कि उसकी वजह से आप सब लोगों को फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति में जाना पड़ जाए। और रोजगार तो सबके खैर चले ही गए हैं। तो कोशिश कीजिए हम संभल कर रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। आगे कल फिर हम किसी न किसी और व्यक्ति के साथ, हमारे खास मेहमान के साथ हम बैठेंगे और आपसे उनको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। धन्यवाद।